Hello, good morning students. How are you beta? I hope you are very well at your place. Today we are going to our next topic. How is land distributed between the farmer of पालमपुर? यानी पालमपुर के जो किसान थे उनकी भूमि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट थी आपस के अंदर, इसके बारे में हम आगे रीड करेंगे। इसमें आएगा यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग, यानी आपने देखा होगा कि खेतों के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अनफॉर्चुनेट, अगर दुर्भाग्य से खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए मतलब पर्याप्त भूमि हो, लिमिट में भूमि हो, पर्याप्त भूमि नहीं है या हो तो बेस्ट है, अगर नहीं हो उस केस में क्या होएगा कि इसमें दिक्कत आ जाती है कि उनके पास पूरी तरीके से भूमि है कि नहीं जोतने के लिए, कल्टीवेशन के लिए सफिशेंट भूमि है कि नहीं कल्टीवेशन के लिए। इन पालमपुर के अंदर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, यानी कि पालमपुर गांव के अंदर क्या था, 450 परिवार ऐसे थे जिनमें से लगभग के 1/3 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं थी। जो अधिकांश दलित थे, बिल्कुल ही गरीब थे, उनके पास भूमि नहीं थी। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु won land, 240 families cultivated small plots of land less than 2 hectare in the size। यानी वो क्या कह रहे हैं कि बाकी परिवारों में से 240 परिवार ऐसे थे जिनके पास भूमि है और 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। और भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी भी नहीं होती है, क्योंकि थोड़ी सी जगह में कितनी आमदनी हो सकती है, उनको कितना पैसा मिल सकता है, ये आप सोच सकते हो। इसी तरह से मतलब यू कैन सी, आपने देखा होगा द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर, यानी आपने देखा होगा कि गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं और इन पर क्या है कि छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर क्या होता है कि गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र के काफ़ी बड़े आकार के प्लाट हैं और पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि भी हो सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो बड़े जमींदार हैं जिनके पास ये सारा कुछ है। इसके बाद में ये रहने देते हैं, हम यहाँ से करते हैं फिफ्थ वाले के अंदर क्या है, यू विल प्रोवाइड द लेबर, यानी हु विल प्रोवाइड द लेबर, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, मजदूर देगा। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन, भूमि के पश्चात श्रम जो है उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट नेसेसरी फैक्टर हो जाता है कि खेती में बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपनी खेती में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। जो बड़े किसान हैं, अब वो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर ले जाते हैं, उनको इस तरीके से अपने पास रखते हैं। इसके बाद लेट्स डिस्कस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर, यानी कि खेतों के में किए गए जाने वाले कार्यों के लिए 1.6 में जो डायग्राम दिखाया गया है उचित में व्यवस्थित कीजिए। और खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या फिर बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेती में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई जो फसल है, क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, तो उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा कि किसानों का होता है। उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नकद भी या फिर किसी वस्तु के रूप में, अनाज के रूप में भी मिल सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। और मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, खेत के में एक से दूसरे कृषि कार्य के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं वो लोग अपने इच्छाओं को पूर्ति के लिए।
ठीक है जी। अच्छा, रोज़गार की अवधि में भी काफ़ी मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी काफ़ी तरह का डिफरेंस होता है। जैसे कि खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो जो डेली वेजेस पे होते हैं वो डेली बेसिक पे या फिर मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेज इन पालमपुर। यानी कि जो डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का कम से कम 300 रुपये निर्धारित होता है कि 300 रुपये तो उन्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन आगे क्या हो जाता है, जो डाला है वो क्या करता है, डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं और पालमपुर में खेती और श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के धन व्यक्तियों में मतलब गरीब परिवार में से आते हैं, दोनों के दोनों ही। हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में आगे। वाई आर फार्मर लेबरर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर। मतलब डाला और रामकली जैसे खेती श्रमिक गरीब क्यों है। अच्छा, आगे बताया गया है गुरसाईपुर और मझौली आर 2 विलेजर्स इन नॉर्थ बिहार। यानी ये दोनों ही गांव कहाँ के हैं, बिहार के। और दोनों गांव में कुल 850 परिवारों में से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्यक भारतीय गाँव में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं, क्या आप इस बात की व्याख्या कर सकते हैं। इसी बात में गोसाई और मझौली के प्रवासी, ये अपने आप पढ़ लेना बेटा, इसको छोड़ो। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, इसके बारे में क्या है कि खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, कितना पैसा चाहिए। You have already seen that the modern farming method required a great deal of capital। यानी आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के अधिकांश तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। ज़्यादा से नंबर 1 पे क्या है कि मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। यानी कि अधिक छोटे जो किसान होते हैं उनको पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, और वे बड़े किसानों से या गाँव के साहूकारों से खेती के लिए मतलब जरूरतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। और ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। अच्छा, इस तरीके से उनको क्या है, बहुत ज़्यादा कष्ट सहन करना पड़ता है। और नंबर 2 पे क्या आता है इसमें, इन कंस्ट्रक्टेड टू द स्मॉल फार्मर द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर है दे हैव सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। यानी कि छोटे किसानों के विपरीत मझौले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह से वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। और इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे, मतलब अगली बार में आपको नेक्स्ट सेक्शन में मिल जाएगा। अब तक की ये कहानी है, उसके बारे में ये लिखा गया, इसको दोबारा से आप रीडिंग कर ले लेना इसकी। इसके बाद 7वां पॉइंट आ जाता है हमारे पास सेल ऑफ सरप्लस फार्मर प्रोडक्ट। यानी कि अधिशेष सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी कि जो अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। यहाँ पे मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है, और गेहूं की जब कटाई की जाती है तो उत्पादन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए मतलब खाने के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष को क्या कर देते हैं, गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद क्या है,
श्वेता और गोविंद जो है वो क्या करते हैं कि बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। और क्या होते हैं, जो बड़े के जो ओनर्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, किसान की बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। और गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ियां देख सकते हैं। और बाजार में क्या है कि व्यापारी जो क्या करते हैं, गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। इस तरह का मतलब एक कंटिन्यूटी अंदर क्या होती है, चलती जाती है। इसके बाद में क्या कहा गया है, यानी कि जो तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर, तेजपाल सिंह क्या है, एक बड़े किसान हैं जो कि अपनी सारी की सारी भूमि से 360 क्विंटल्स गेहूं जो है वो प्राप्त होता है। उसे अपने अतिरिक्त गेहूं को वो क्या करता है, को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। और तेजपाल सिंह ये कमाई का क्या करता है, पिछले वर्ष तेजपाल ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था और बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए कर लिया। मतलब ये तो पता ही है, जिसके पास पैसा होएगा वही आगे कर्ज दे पाएगा, बाकी तो नहीं दे सकते ना। इसी के बाद आगे क्या है, छिप गया ये दिख नहीं रहा, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट डज तेजपाल सिंह डू इन द, तेजपाल सिंह क्या करता है कि भांति दूसरे बड़े और जो बड़े किसान हैं उनकी भांति क्या है, देखिए कृषि उत्पादों को बेचते और कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था करने के लिए बचा कर रख सकते हैं। और इस तरह के क्या करते हैं, वो कुछ एक को कर्ज देने के लिए भी। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने तथा दुकानें खोलने में भी करते हैं, ठीक है। और सबको गैर कृषि कार्यों के लिए भी पूंजी देते हैं। इसके बाद में क्या आता है, इस तरीके से उनको कंटिन्यूटी चलती रहती है। आगे आता है नॉन फार्मर एक्टिविटी इन पालमपुर, यानी पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती है कि हमने देखा है कि यहाँ पर क्या है कि 25% लोग क्या करते हैं, दूसरे कार्य भी करते हैं, जैसे कि डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया है, जैसे दूसरी एक्टिविटी में से आती है। इसके अंदर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी फार्मिंग हो रही होती है। और जिस वजह से क्या चल रहा होता है, डेयरी फार्मिंग करते हैं। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी बहुत अच्छे से प्रचलित है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं और दूध को क्या करते हैं, निकट के बड़े गांव रायगंज में बेच जाते हैं। और जिससे शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध राज्य के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। इस तरीके से उनके आपके क्या गाँव और शहर में से ले जाकर के दूध शहरों में दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वहाँ की इनकम में बढ़ोतरी होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है वो, ये रहा, इसके अंदर क्या, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, यानी पालमपुर में छोटे स्तर के ऊपर विनिर्माण का एक उदाहरण क्या है। इसमें एट प्रेजेंट में इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग जब विनिर्माण कार्य में लगे और शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है, यानी कि वहाँ पर वे से कम वो कर सकते हैं। और वो क्या है, उसे छोटे पैमाने पर किया जाता है। और विनिर्माण कार्य जो है वो पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों तथा खेतों में किया जाता है और श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। पालमपुर की कहानी कुछ इसी तरह की है, उसके अंदर सारा का सारा ये चीज़ों को ही डिस्कस किया जा रहा है। नंबर 3 पॉइंट पे क्या कहता है वो, मतलब कि द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर के दुकानदार कैसे हैं, वो क्या करते हैं। पालमपुर के जो दुकानदार है, पालमपुर में ज़्यादा लोग क्या व्यापार नहीं करते। पालमपुर में क्या किया जाता है कि ज़्यादातर लोग के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं।
आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूँ, चाय, तेल वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली और वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। यानी कि वे इस तरह के काम करते हैं। ठीक है जी। तो इससे क्या हो जाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन व्हाट वे कार मीन्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम द, ये क्या करीम की पूंजी और श्रम किस रूप में मिश्री लाल की पूंजी और श्रम से भिन्न है। और इससे पहले क्या है, किसी और ने ही कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया, संभावित कारणों की चर्चा आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार इतना यहीं पे स्टॉप करते हैं जी। लेट्स कंटिन्यू, दोबारा से करते हैं इसको आगे। ये ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, इसका फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा है ये यहाँ पर क्या होता है। इसका सबसे ज़्यादा विकास भी इसी क्षेत्र में होता है कि पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन हैं जो चलते हैं, और रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रक वगैरह, ये परंपरागत बैलगाड़ियाँ और दूसरी गाड़ियाँ भी चलने वाले लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इनके बदले में क्या करते हैं, वो पैसे लेते हैं। और गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई, क्योंकि इनसे क्या होता है, कमाई का साधन जो है ये बढ़ जाता है, और उस वजह से क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उन्हें प्राप्त होने लग जाती है। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को पैसा मिलेगा और वो ये काम उन्हें करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, इसके बाद में हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये समरी है भाई पूरे लेसन की, जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ सीधी सीधी कि क्या है इसके बारे में। लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या निकाला है कि गांव में जो खेती का जो मुख्य उत्पादन है ना, काम या वो जो भी है, तो उसके बारे में बताया गया कि पिछले जो साल चले गए हैं उनकी खेती की जो भी अलग अलग जो इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो उनकी गतिविधियाँ हैं उनमें काफ़ी हद तक बदलाव हो गया है। और इनकी वजह क्या है कि किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लग जाते हैं जितनी उनके पास है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ हो गई है, क्योंकि एक जगह फिक्स हो गई है और वो क्या है, मिलना भी मुश्किल हो गया है। और वो उत्पादन को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। और खेती की जो नई नई अलग अलग तरह की जो विधियाँ है वो कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। और जो बड़े किसान हैं वो क्या करते हैं, अपने उत्पादन से कुछ बचत करके वो अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। और दूसरी ओर क्या हो जाता है कि जो छोटे किसान होते हैं, छोटे वर्ग के स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, और पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। और उनके भूखंड का आकार छोटा होता होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण ही अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो पहले कर्ज लेते हैं और फिर उसको भुगतान करना पड़ता है उस कर्ज का, और अपने परिवार का भी पालन पोषण उनको करना पड़ता है। इसके बाद में क्या, लेबर बीइंग द मोस्ट, इसका मतलब क्या है कि श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, और नई विधियों से में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ कि भूमि से श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांव में, शहरों में जाकर भी काम करते हैं और गैर कृषि क्षेत्र में भी काम करना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि अब जब जो काम है इस समय चल रहा है एट प्रेजेंट के अंदर, क्या है कि गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कारीगरों में से 24 गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, और इनमें क्या, प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या भी बहुत ही कम होती है। हम चाहे भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो खेती के जो अलग अगेंस्ट जाए तो गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है, और उसमें क्या होता है कि कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ किया जा सकता है, मतलब शुरू किया जा सकता है, उसको स्टार्ट किया जा सकता है, और अपनी ही बचत का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर
कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कई बाजार की क्या करते हैं कि ब्याज की कम दर पर भी उपलब्ध हो जाता है पैसा और गैर कृषि कार्य को शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार कृषि की जाए, इस तरीके का काम भी वो लोग कर सकते हैं। जो नीचे भी दे रखी है कि कुछ एक जो दुकानें खोल सकते हैं कि जैसे कि गाँव में कस्बों में दूध की, गुड़ की, गेहूँ की, इस तरह की वो शॉप खोल कर अपना काम कर सकते हैं। सड़कों, परिवहन, टेलीफोन से जुड़े भविष्य में गाँव में गैर कृषि उत्पादन जो है क्रियाएं भी अक्सर बढ़ती जाएंगी। इस तरीके के ये थी भी कुआलालंपुर की कहानी। लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।